हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र का अध्याय 1 विकास देखेंगे। विकास के एमसीक्यू देखेंगे। तो जो स्क्रीन पर प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जाती है। इससे क्या निकाली जाती है कि देश की प्रति व्यक्ति आय होती है, उससे सबको जो पूरे देश की आय है, प्रति व्यक्ति आय, उसकी गणना करके क्या निकाला जाता है, उससे निकाला जाता है। तो इससे ये निकाला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, मतलब पूरे व्यक्तियों की आय गणना करके उस देश की आय निकाली जाती है। तो ऐसे होता है कि देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ पर चिकित्सा अच्छी है। तो यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में ही अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो अच्छा स्वास्थ्य है, इसलिए। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो शिशु मृत्यु दर कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर दर्शाता है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है। केरल में। और कितना है वो आपको कमेंट करके बताना है। भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका मानव विकास सूचकांक भारत से बेहतर है? पाकिस्तान का नहीं है, भूटान का नहीं है, श्रीलंका का है। और वह श्रीलंका 73वें स्थान पे आता है और भारत 130वें स्थान पे आता है। इतना अंतर है। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा। जीडीपी का क्या अर्थ है? मतलब जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जी का मतलब होता है ग्रॉस और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट और डी का तो आप बताओ क्या होता है, कमेंट करके। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय है, वो देशों की तुलना के लिए महत्वपूर्ण है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या में भाग देने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, किसी लोगों का स्वास्थ्य स्तर। तो वर्तमान में तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही माना जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट जारी करता है, शिक्षा, मतलब कि वो एजुकेशन, हेल्थ एंड मतलब प्रति व्यक्ति आय, इन पर जारी करता है। तो उसमें बेस्ट कौन है? तो वहाँ केरल नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो वो है खनिज तेल। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश में विकास के आधार के लिए विकास को आंकने के निम्नलिखित में से कौन कौन से आंकड़े हैं? यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार मानव विकास सूचकांक, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क।
ये प्रति व्यक्ति आय को भी देखता है, लोगों की शिक्षा स्तर को भी देखता है और स्वास्थ्य स्तर को भी देखता है, मतलब सभी। एक अंक वाले प्रश्न हमारे सामने। तो पहला प्रश्न है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो यहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं बेहतर हैं। भाई जहाँ हॉस्पिटल अच्छे होंगे तो बच्चे भी कम मरेंगे ना। और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे आय में असमानताओं का पता नहीं चलता है। ये रॉन्ग है, ये गलत चीज़ है। जीवन प्रत्याशा से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति को संभावित जीवन रहने की औसत वर्ष को जीवन की प्रत्याशा कहते हैं। और जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी का क्या अर्थ है? तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो वो केरल राज्य में है, क्योंकि उसमें शिक्षा बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है और प्रति व्यक्ति आय भी ठीक है। मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डिप्लोमा प्रोग्राम के द्वारा की जाती है। फिर अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? राशन वितरण की यह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है, मतलब 2 रुपये में जो राशन दिया जाता है, यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है, वही जन सुविधाएं। अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय कौन कौन से? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, केरोसिन, ये सब जो है ये एक बार मिल सकते, दोबारा नहीं। एक बार यदि इनका भंडारण समाप्त हो गया तो इनको दोबारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं को अनवीकरणीय कहते हैं और इनका विकास के लिए अतिदोहन हो रहा है और इसी अतिदोहन का उचित प्रयोग नहीं किया, मतलब हमने अतिदोहन को अविवेकपूर्ण यूज़ कर रहे हैं, उसको विवेकपूर्ण यूज़ नहीं किया तो ये संसाधन खत्म हो जाएंगे और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। इस कथन के लिए कोई एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लक्ष्य विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है। एक के लिए विकास दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना वहाँ पर किसानों का विस्थापन का कारण बन सकता है। अब नदी पर बांध बना रहा है तो सरकार के लिए तो वह तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर किसानों के लिए ये तो सरासर रॉन्ग है। और उड़ीसा में वो बन रहा, औद्योगिकरण हो रहा, तो आदिवासियों के लिए तो वह तो नुकसान है, पर सरकार और जो औद्योगिक है उनके लिए तो वह फायदा है। तो एक के लिए वह तो बन सकता है विकास, दूसरे के लिए वो विरोधी भी हो सकते हैं। एक विकसित और एक विकासशील देश की मुख्य विशेषता क्या क्या होती है? तो विकसित देश
सामान्यतः पश्चिमी देशों को विकसित देश कहा जाता है। पश्चिमी देश मतलब यूरोप के देश और अमेरिका। तो कौन मतलब उनकी क्या क्या विशेषताएं उनकी है कि नई तकनीक व विकसित उद्योग है। उन्होंने कई साल पहले ही उद्योग बना दिए, इसलिए उनके आज उद्योग विकसित है। फिर उच्च स्तरीय रहन सहन, वो अच्छी क्वालिटी में रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही पैसे कमा लिए। उच्च प्रति व्यक्ति आय, जब उन्होंने पहले औद्योगिकरण हो गया तो उनके पास प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है और साक्षरता दर अच्छा है क्योंकि वो उसमें औद्योगिकरण आज से कई सालों पहले हो गया। तो इससे उस देश में साक्षरता दर बढ़ गया। अब विकासशील, औद्योगिकरण के रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए तो विकास नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये विकसित विकासशील देश है। निम्न प्रति व्यक्ति आय है, मतलब प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं है और साक्षरता दर भी कम है। सॉरी, बीच में कुछ कट गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम। और अब है अगला प्रश्न कि आय के अतिरिक्त और कौन कौन से कारक है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति को आय पर ही वो नहीं देखता, किसी को नौकरी मिलती है वो आय पे नहीं देखता, वो देखता मेरे को कैसा खाना मिलेगा, कैसा मकान मिलेगा, कैसा रहन सहन होगा, कैसा वातावरण होगा, वो पहले वो देखता है, मेरे परिवार को क्या क्वालिटी मिलेगी। तो यही इस प्रश्न बताने के आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता के विभिन्न शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं कोई खरीदा जा सकता है। मतलब कि आय से हम जो वेतन मिलेगा, वेतन में जो मुद्रा मिलेगी, मुद्रा से हम भौतिक चीज ही खरीद सकते हैं। जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो अच्छा नहीं रहेगा। आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा क्यों अनिवार्य है। तो आर्थिक विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य क्यों। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग, और आर्थिक विकास जो औद्योगिकरण हो रहा है इसके लिए ये सब साक्षरता जरूरी क्यों है। तो रोजगार का स्तर बढ़ता है, इससे ज्ञान और दक्षता प्राप्त होती है, मतलब लोगों को सोचने समझने की वो दक्षता प्राप्त होती है, इससे रोजगार का स्तर भी बढ़ता है। नई तकनीकों का प्रयोग का वह स्तर बढ़ता है, तो पढ़ेगा लिखेगा तो वही वो नई नई तकनीक के बारे में जान पाएगा, तभी तो वो आर्थिक विकास कर पाएगा ना। लोगों का स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि पर प्रति जागरूकता होगी। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसे पता चलेगा कि पर्यावरण का कितना दोहन हो रहा है हमारी वजह से। नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। पढ़ा लिखा लोग उद्योग भी बनाएगा, उद्योग धंधे भी करेगा, कंपैरिजन टू अनपढ़ लोग के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को स्पष्ट करें। तीनों पर स्पष्ट करना है कि एक तो शिशु मृत्यु दर, दूसरा निवल उपस्थिति अनुपात और तीसरा साक्षरता दर। तो पहला है कि शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का तात्पर्य है कि किसी वर्ष, कोई भी वर्ष ले लो, उसमें जितने हजार जीवित बच्चे हैं उनमें मरे उसमें जितने बच्चों की मृत्यु हो गई है और मरे हुए और जिंदे बच्चों का अनुपात होता है उसको ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। दूसरा प्रश्न, निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। तो 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु वर्ग के कुल बच्चों का अनुपात, प्रतिशत अनुपात। अब जो बच्चे 6 से 10 का स्कूल जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं उनका अनुपात, जो जा रहे हैं और उनका नहीं जा रहे हैं, जो जा रहे हैं और टोटल बच्चे और फिर जो नहीं जा रहे हैं उनका अनुपात कोई निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। और किसी देश अथवा राज्य में साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों का अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश ये प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि हर हजार पर भी दर्शाया जाता है।
अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विकास की धारणीयता का क्या मतलब है। उदाहरण देके स्पष्ट करें। तो देश या विश्व का विकास होना बल्कि भविष्य में भावी पीढ़ी का स्तर बना रहे। इसका सीधा मतलब है कि देश और विश्व का विकास भी जरूरी है, पर जिस संसाधनों से विकास हो रहा है उन संसाधनों का बचना भी जरूरी है। तो इसके उदाहरण क्या है कि भूमिगत जल को प्राकृतिक संसाधन है। भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है। अब पानी पीने के लिए चाहिए, उद्योगों के लिए चाहिए, तो वो पानी तो चाहिए। फिर उस पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें, फालतू में उसका अनावश्यक उपयोग ना करें, जिससे अगली पीढ़ियों के लिए वो पानी बचा रहे। एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ी के लिए उपयोग कर सके। जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए। जल नवीकरण तो है, पर उसमें से 97.5% तो लवणीय है। फिर जो पीछे 2.5% रहता है, 2.5% में ही 70% वो बर्फीला पानी है, मतलब बर्फ जमी हुई है। पीछे कितना रहा, 1% पानी रहा है। उसका जो यूज करना है वो अपने को करना है। तो एक विकसित और विकासशील देश की तुलना के लिए दो आधारभूत मापदंड क्या है। तो उसके लिए पहली तो राष्ट्रीय आय है। दोनों देशों का कंपैरिजन करें कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है। फिर प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी। फिर प्रति व्यक्ति आय और औसत आय मतलब प्रति व्यक्ति आय बताने की क्या क्या है। और मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का तो इसके अंदर क्या आएगा, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये तीनों चीज़ें आ जाएगी। अब 8वां प्रश्न है कि जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो सार्वजनिक सुविधाएं, ये सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं सेवा प्रदान करती है। मतलब वे सुविधाएं जो मानव का जीवन बेहतर बनाने के लिए सरकार जनता को उपलब्ध कराती हैं, वही जन सुविधाएं हैं। अभी इनका ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो जीवन विकास के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, पुरुष, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रामक बीमारियों से बचाव, ये आदि इसके फायदे हैं। और विकास क्या होता है, इसके दो पहलू क्या है। विकास क्या होता है, तो विकास जीवन की प्रगति एवं सुधार को बतलाता है कि हमारे जीवन में कितना सुधार हुआ है, वही विकास है। और विकास के क्या पहलू है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के लक्ष्य हैं। कोई बांध बन रहा है नदी पे, तो उसके पास जो किसान खेती कर रहे हैं तो उनका तो विस्थापन हो रहा है। देश के लिए तो वह विकास है, पर उन किसानों के लिए तो वह विनाश है। तो इसके प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग लक्ष्य है। जैसे कोई व्यक्ति है, टीचर ही ले लो, तो वह टीचर को चौक को छोड़ के वो मार्कर से पढ़ा रहा, तो उसके लिए वह विकास है, मतलब किसी टीचर के लिए। अब कोई टीचर वो श्याम पट से लेकर वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, उसके लिए वह विकास है। और किसी के लिए जो झोंपड़ी में रह रहा, झोंपड़ी से मकान में सरकार ने मकान बनवा के दिया है, उस मकान के अंदर रह रहा है, तो उसके लिए वह विकास है। हम कईयों के लिए तो कि भारत के पास अब परमाणु बम है, वह विकास है। तो मतलब अलग अलग लोग हैं, तो उनके लिए अलग अलग विकास के लक्ष्य हैं। एक से एक के लिए विकास, परंतु दूसरे के लिए विकास नहीं है। समझ गए। और फिर उदाहरण, उद्योग, एक उदाहरण भी दिया है। उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु इससे किसानों के मकान व खेती जमीन जलमग्न हो रहे हैं। इसलिए यह उद्योगपतियों के लिए तो विकास है, पर किसान के लिए विकास कतई नहीं है।
अगला प्रश्न है कि मध्यपूर्ण के देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी विकसित क्यों नहीं कहा जाता है? तो ये विकसित देश नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका विकास का प्रदर्शन निम्नतर है। क्यों निम्नतर है? क्योंकि अधिकांश देशों में बोलने या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं में समान व्यवहार नहीं है। एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होना, साक्षरता दर निम्न होना, लोगों के बीच में असमानता है, स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं है। भाई कई देश है जिनमें प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, तो उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसके अंदर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, उसके अंदर अच्छी शिक्षा नहीं है, उसके अंदर लोगों के साथ भेदभाव होते हैं, महिला पुरुष के अंदर समान व्यवहार नहीं है। इसके कारण उनको विकसित देश नहीं कहा जाता है। विकसित देश उन्हें कहा जाता है जिनमें शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं हो, उन्हें विकसित देश कहा जाता है, जैसे अमेरिका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसके 2 लाभों का वर्णन करें। तो राशन वितरण की एक प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। यही है कि गांव में एक राशन की दुकान खोल रखी है, उस दुकान को उचित मूल्य की दुकान कहा जाता है, जिसमें गेहूं को 2 रुपये किलो के रेट में दिया जाता है और गरीबों को कम मूल्य पर राशन देना। इसके 2 लाभ है। और गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को सुधारना, मतलब गरीबों के पास खाना ही नहीं होगा तो वे भूख मरेंगे, इसलिए उनको ये खाने के रूप में दिया जाता है जिससे इनका विकास हो सके, पोषणीय विकास। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य, स्पष्ट करें। भाई प्रश्न ये है कि जो विकास हो रहा है, आर्थिक विकास, उसके लिए पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? उसके लिए क्योंकि ये ज्ञान और दक्षता के लिए होता है, रोजगार उत्पन्न कराता है। अब रोजगार कैसे उत्पन्न कराता है? कोई अनपढ़ लोग है, उसको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आता है, वो कर लेगा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का काम, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर कर लेगा। इसके लिए उसको जो पढ़ा लिखा है, अच्छी क्वालिटी में पढ़ा लिखा है, उसको ये मिल जाएगी जॉब। आधुनिक तकनीक को लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी लागू नहीं कर सकता अनपढ़ आदमी, और पढ़ा लिखा आदमी उसका यूज कर सकता है। नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता का विकास है। जो नए उद्योगपति हैं उनको वो नए उद्योग बना सकता है, कोई फैक्ट्री खोल सकता है पढ़ा लिखा आदमी। उसके लिए इंजीनियर चाहिए, पूरा खाका तैयार करना पड़ता है, वो पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है। लोगों की स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान और बीमारियों के प्रति जागरूक रहता है और नियंत्रण भी करता है। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पर व्याख्या कीजिए। मानव विकास सूचकांक तथा प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पर विचार कीजिए। तो SDI शैक्षणिक स्तर सूचक, स्वास्थ्य की स्थिति सूचक और प्रति व्यक्ति आय का औसत है। जो HDI जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है वो स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा पर करता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय हमारे देश का औसत आय है जो देश के कुल आय की जनसंख्या में भाग देकर निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक सुविधाओं में किन्हीं 3 मुख्य उपयोगिताओं का उजागर करें। क्या लिखा है? ये उजागर करें। तो ये लिखा है कि मतलब जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनके 3 उपयोग का उजागर करें। तो पहला है कि यह लोगों की वस्तुओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराने का सबसे सच्चा और सबसे सस्ता और आसान तरीका है। राष्ट्रीय भावना का विकास है, देश के प्रति उनका, वो सोचेंगे कि हमारा देश के प्रति विकास हो रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास और स्कूल, कॉलेज,
अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराने के लिए आसान है। अब अगला प्रश्न है कि विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो विकास के लक्ष्यों में मिश्रण है, सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा है। किसी देश के विकास के विषय में विभिन्न क्षेत्रों में धारणाएं भिन्न, परस्पर विरोधी हो सकती है और अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। मतलब किसी के लिए विकास, किसी के लिए विनाश। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट फुल वॉचिंग आरबी स्टडी। ये यूट्यूब चैनल है जिसको आपको लाइक करना है, एक कमेंट करना है अच्छा सा, और इसको शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब। और आज आपको क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट के जरिए हमें बताना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों के साथ इस क्लास को शेयर करें। और अगली क्लास होगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर होगी, और फिर हमारा सामाजिक विज्ञान की MCQ में एक इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद ही बाकी रहेगा। फिर हम देखेंगे साइंस को, और साइंस के बाद में मैथ को भी देखेंगे। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को भी देखेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें आपको पता ही जितनी मेहनत लगती है उतने व्यूज़, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं हमें।